अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में हम ज़्यादातर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही रखेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। और जहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन समझा देना चाहिए, इसकी डोमेन कैसे आई या इसका ग्राफ कैसे बना, इन्वर्स कैसे आया, तो वो आपको समझाया भी जाएगा। ठीक है, वरना ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रैक्टिस होंगे। तो पहले 8 क्वेश्चंस में वो कह रहा है डोमेन फाइंड करें। तो देखें, डोमेन फाइंड करना हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स में किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 22 में भी किया हुआ है। ठीक है ना, तो वो तो बहुत ईजी काम है। तो आप लोगों ने इनकी डोमेन्स वगैरह फाइंड कर लेनी है। मैंने आपको 3 ट्रिक्स भी बताई हुई हैं, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है ना, तो उसके डोमेन तमाम रियल नंबर्स होते हैं। अगर उस फंक्शन में हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाती है तो हमने वो नंबर्स निकाल देने हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई माइनस का नंबर बना रहे हो, यानी कि अयोटा में फंक्शन आ जाओ, हमने वो नंबर्स निकाल देने हैं। फिर अगर हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन आ रहा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले फंक्शन की डोमेन भी तमाम रियल नंबर्स होती हैं, जब तक इस एब्सोल्यूट वाले फंक्शन में हमारे पास ना तो फ्रैक्शन आ रही हो और ना ही जजर आ रही हो, तब तक इसकी डोमेन क्या होती है, तमाम रियल नंबर्स होते हैं। अब फ्रैक्शन वाला जो हमारे पास होता है उसमें हमने डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं रखना होता। तो आप इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि आप इसको लेट कर लें कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब आप यहाँ से एक्स कॉमन लें। अब एक्स का और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा। देखिए ना, ये लिखा हुआ है ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक भी ज़ीरो हो जाता है तो आंसर तो ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या, एक्स भी ज़ीरो नहीं है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी ज़ीरो नहीं है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास एक्स के दो आंसर्स आ गए, +2 और -2। तो हम क्या करेंगे कि ना तो एक्स ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, ना ही +2 के इक्वल, ना ही -2 के इक्वल। तो इन तीनों नंबर्स को हमने रियल नंबर्स में से निकाल देना और ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी। ठीक है बच्चे, इसी तरह आपने इसका भी फाइंड करना है। ये सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, आपने फाइंड कर लेना है और रियल नंबर से वो नंबर्स निकाल देने हैं। अब ये देखें, जजर में आ रही, फ्रैक्शन भी आ रही है, जजर भी आ रही है, इकट्ठी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में ऐसा कौन सा नंबर, जजर में ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जो इसको नेगेटिव करता है। तो पहले हम न्यूमरेटर देख लेते हैं, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर हमारे पास आंसर पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद न्यूमरेटर देख लेते हैं कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास एक्स के आंसर जाएंगे +2 और -2, यानी कि वो +2 के इक्वल भी नहीं होगा एक्स जो है, और वो -2 के इक्वल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप लोग रियल लाइन लगा सकते हैं। अब पहले केस में उसने कहा है कि ये 1 से लेके तमाम नंबर्स आएंगे, इसमें तमाम नंबर्स आएंगे। और दूसरे केस में कह रहा है कि +2 भी नहीं आएगा, -2। तो -2 वाले नंबर्स तो सारे कैंसिल हो चुके हैं। अब कह रहा है +2 भी नहीं आएगा, तो हम इस सारी डोमेन में से +2 को माइनस कर देंगे। तो 1 से लेके 1 पर क्लोज्ड इंटरवल और 2 पे ओपन इंटरवल, एक ये बन जाएगा केस हमारे पास, और इसका यूनियन बन जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चे पा, तो दूसरे हमारे पास ये दूसरा जो इंटरवल है वो ये बन जाएगा, तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास डोमेन आ जाएगी। अब 9 से 12 तक जो कहता है इनके डोमेन फाइंड करनी है, दो फंक्शंस दिए हैं, दोनों को जमा करके दोनों को मल्टीप्लाई करवा के, तो जमा करवा के आपने देखना है इनके डोमेन के आगे देखें जी, इसमें जजर आ रही है, जमा करवा के जमा किया तो जजर आ गई। तो जजर में हम अगर हम 1 पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है, नो प्रॉब्लम, 1 पुट कर सकते हैं। अगर हम 0 पुट करते हैं तो आंसर -1 आता है, तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो हम 1 से छोटे नंबर्स पुट ही नहीं करेंगे इसमें। ठीक है ना, तो हमारे पास जो डोमेन होगी वो हो जाएगी आर रियल नंबर में से माइनस वाले नंबर्स तमाम निकाल दो, या आपके पास +1 से लेके इन्फिनिटी तक ये डोमेन आ जाएगी। इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो फिर से देखें वही डोमेन हमारे पास बनेगी। ठीक है बच्चे, अब ये f(x) और ये g(x) दो फंक्शंस हैं, दोनों हमारे पास जजर वाले हैं। तो देखें इस वाले फंक्शन में हमारे पास x+1 आ रहा है, तो इसको देखें तो ये ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव बनना चाहिए। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, या तो ये -1 हो सकता है या तो ये -1 से बड़ा हो सकता है। तो ठीक है, एक ये आ गया। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे ग्रेटर दैन 0, तो ये आ रहा है x या तो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। तो अगर आप रियल लाइन लगाएं, ये देखें ये रियल लाइन लगी, तो ये कह रहा है कि ये -1 या -1 से बड़ा, इधर कोई एरो गया -1 से बड़ा, और ये कह रहा है कि ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 1 से बड़ा हो गया। तो यानी कि 1 से बड़ा के पीछे वाले जितने भी नंबर्स गए वो कैंसिल हो गए।
ठीक है। तो हमारे पास जो डोमेन आएगी वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक आएगी, ये देख लें। ठीक है बच्चे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस से हमारे पास रेडिकल का कानून लगेगा ये वाला। तो हमारे पास ए बी यानी कि ये जो दो फंक्शन x+1 और x-1 है ये एक ही जज़र के अंदर मल्टीप्लाई होंगे। जब एक ही जज़र के अंदर ये मल्टीप्लाई होंगे बच्चे, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देखना कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आए तो हमारे पास ये -1 से भी बड़ा होना चाहिए और 1 से भी बड़ा। जब -1 से बड़ा होगा तो यहाँ से आएगा, 1 से बड़ा तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पीछे वाले सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हम लिखेंगे इसकी डोमेन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये जो यूनियन -1 लिखा हुआ है ये नहीं आएगा इस पर। ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है जी। इसमें भी आप लोगों ने, ये आपकी प्रैक्टिस है, आपने इसको बटे को 0 नहीं होने देना। तो देखें यहाँ पर -1 आने से 0 हो रहा है, यहाँ पर +4 आने से 0 हो रहा है। तो ये दोनों नंबर्स को आपने रियल नंबर्स में से निकाल देना, तो ये डोमेन आ जाएगी, ये देखें। ठीक है बच्चे, इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी वही डोमेन आएगी आपके पास। तो ये देखें हमारे पास 12 क्वेश्चन में रेंज आ रही है इस फंक्शन की। इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। जब ये ग्रेटर दैन 0 होगा तो x की वैल्यू 3/2 से बड़ी होगी। जब ये ग्रेटर दैन 0 होगा तो x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी। जब रियल लाइन नोट करेंगे तो देखें -4 से बड़ी ये वैल्यूज़ और 3/2 से बड़ी ये वैल्यूज़। तो 3/2 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास 3/2 से इन्फिनिटी तक क्या आ गया, डोमेन आ गई। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आपके पास डोमेन यही रहेगी। 13 में कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ f/g एंड g/f। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने डिवाइड करना है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ रहा है, कोई वेरिएबल तो आ ही नहीं रहा। तो हमारे पास ये तमाम हमारे पास आ जाएंगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। ठीक है। और इसकी डोमेन देखें f/g की, तो देखें हमारे पास ये क्या बना रहा है, रियल नंबर्स इमेजिनरी नंबर बना रहा है। x जो नॉट इक्वल होना चाहिए अयोटा के, यानी कि अयोटा के इक्वल ना हो, कम्प्लेक्स ना हो, बाकी रियल नंबर्स तो होना चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, तमाम के तमाम रियल नंबर्स। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपने इसी तरह फाइंड करना है और क्वेश्चन नंबर 15 भी। ये सेम क्वेश्चन है बच्चे जैसे हमने प्रीवियस किए थे। अब 16 से लेकर 24 तक हमने ये शो करवाना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड है या कोई भी नहीं। तो जैसे आप क्या करते हैं, वेरिएबल x की जगह पे -x पुट करते हैं। अगर वो वापस से फंक्शन पहले वाला फंक्शन बन जाता है, f(x) बन जाता है, तो वो इवन फंक्शन है। अगर पहले वाले f(x) फंक्शन के नेगेटिव के बराबर आता है, यानी कि -f(x) के बराबर आता है, तो वो ऑड फंक्शन है। अगर इन दोनों में से किसी के भी बराबर नहीं आता तो वो कोई भी फंक्शन नहीं होगा, ना तो इवन ना तो ऑड। तो ये सोल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है जी। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चे, ये 24 तक सारे क्वेश्चंस ऐसे ही जाएंगे। यहाँ से ये कोज और साइन वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चे। आप ने 9-10 में पढ़ा होगा कि साइन के एंगल में अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो नेगेटिव बाहर आ जाती है और एंगल वैसे का वैसा रहता है। ठीक है ना, यानी कि साइन -थीटा किसके इक्वल होता है, -sin थीटा के। और अगर कोज -थीटा हो जाए तो वो प्लस कोज थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। इस तरह अगर tan -थीटा आ जाए तो वो -tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें आपने इन क्वेश्चंस में 20 में और 21 में यूज़ करनी है। तो इसके बाद 22 में भी आप यही यूज़ करेंगे। 23 आप लोग चेक करेंगे तो ये ना तो हमारे पास इवन बनेगा ना ही ऑड बनेगा। और 24 जो हमारे पास है वो इवन फंक्शन है। अब 25 से लेके 28 तक आपने कंपोजिशन फाइंड करनी है और उनकी डोमेन वगैरह फाइंड करनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 22 में मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, तो आप उस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट से। 29 से 32 तक हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए 29 वाला लेक्चर भी क्वेश्चन 22 लेक्चर में हो चुका है और 30 वाला क्वेश्चन लेक्चर नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 के तौर पे हो चुका है वहाँ पे। और 31 वाला क्वेश्चन भी लेक्चर नंबर 22 में सॉल्व हो चुका है। ये 32 वाला क्वेश्चन है जी, इसका इन्वर्स फाइंड करना हमने। तो इन्वर्स देखें जी, पहले हम इस फंक्शन को y के इक्विवेलेंट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब इस फंक्शन f(x) की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। ठीक है बच्चे, x की वैल्यू निकाली तो
एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से एक्स की जगह पे हमने एफ इनवर्स वाई पुट कर दिया, ये चेक करें जी। फिर ये सारी की सारी वाई की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, तो हम इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब एक्स की जगह पे आपने -1 पुट करना है, तो आपके पास आंसर ये आएगा। लास्ट पर, बुक के लास्ट पर आंसर आपको कुछ और दिया गया है, वो आंसर गलत भी हो सकता है। तो ये देखिए आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। अगर कोई इधर से कोई गलती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन आपका ठीक है। अब 33 से 42 तक देखेंगे, हमने ग्राफ स्केच करने हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है ये हमने लेक्चर नंबर 22 में किया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका ये ग्राफ बन रहा है, इसका ये टेबल बनेगा, इसका ग्राफ आपने खुद बनाना है, ठीक है बच्चे। टेबल मैंने बना दिया है, इसमें एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके ग्राफ आपने बनाना है। 35 का भी, 36, ये सारे टेबल्स मैंने बना दिए हैं बच्चे। ये 37 जो है ये लेक्चर नंबर 21 में हो चुका है, ठीक है। इस तरह का सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर आई थिंक x² + 3x है आई थिंक, ठीक है ना, 3x या 2x होगा। तो सेम क्वेश्चन है वो लेक्चर नंबर 21 में इससे रिलेटेड। फिर 38 वाला क्वेश्चन भी सेम है। आप टेबल आपको बना के दिए गए हैं बच्चे, आपने यही वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पर, ये वैल्यूज़ वाई एक्सिस पर डिनोट करके लाइनों की मदद से मिला देनी है, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब 41 क्वेश्चन हमारे पास देखें जी, इसको डिवाइड किया होगा दो हिस्सों में, जब हमारे पास x > 0 है और जब x हमारे पास <0 है, ठीक है ना। जब <0 होगा तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वो भी इस वाले फंक्शन में। जब <0 होगा तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, वो भी इस वाले फंक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों टेबल्स है, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं लेक्चर नंबर 22। इससे सिमिलर क्वेश्चन मैंने उधर किया हुआ है, ठीक है ना। बस यहाँ पर जो हमारे पास 2 है इसकी जगह पे आई थिंक 1 था, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन ये क्या था, सेम। तो ये टेबल आपको बना के दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, ये लेक्चर नंबर 22 में हम परफॉर्म कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 22 में परफॉर्म कर चुके हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 जो वो भी लेक्चर नंबर 2 में हम परफॉर्म कर चुके हैं सिग्नम फंक्शन के हवाले से। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, 44 है, तो उसमें हमें उसने सॉ टूथ फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन का नाम क्या है, सॉ टूथ फंक्शन, जिसमें ये जो फंक्शन है ये ब्रैकेट फंक्शन है, ये फ्लोर फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे आपका आंसर उस वैल्यू से छोटा आंसर एक इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 2.5 लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर जो एक इंटीजर आएगा वो 2 आएगा। मैं 2.1 लिखता हूँ तो आंसर फिर भी 2 आएगा। मैं 2.9 लिखूँगा आंसर फिर भी 2 आएगा, ठीक है ना। फ्लोर फंक्शन ये काम करता है। उसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे कि इस पूरे फंक्शन में ये लिखा हुआ है कि ये ब्रैकेट फंक्शन है, ठीक है ना, और ये फ्लोर फंक्शन भी है। When we put integers the answer f of x is 0, यहाँ पर आप पूरे फंक्शन में 1 पुट करें जी x की जगह पे, तो देखें इसमें 1 पुट करेंगे तो ये भी 1 आएगा, तो 1 - 1 0 आंसर। 2 पुट करेंगे 2 - 2 0 आंसर। तो ये जितने भी हम इंटीजर्स पुट करेंगे तो इन सभी के आंसर्स क्या आएंगे, 0 आएंगे। उसके बाद अगर हम इनके ये देखें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, 5 पुट करके देखा, -3 पुट करके देखा, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब टेबल बनाते हैं जी, हमने इन इंटीजर्स के दरमियान वाले यानी कि डेसिमल वाले पॉइंट्स पुट करके देखते हैं। 0.1 पुट किया तो हमारे पास 0.1 आंसर आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा यहाँ से। जब इस फंक्शन में मैं 0 पुट करूँगा, इधर भी 0.1 आ गया, इधर भी 0.1 आ गया। अब देखें यहाँ पर जो 0.1 है ये ब्रैकेट फंक्शन या फ्लोर फंक्शन इसको 0 कर देगा, यानी कि 0.1 से छोटा नंबर आएगा 0। तो ये 0.1 में से 0 जब निकालेंगे तो आंसर वापस से 0.1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 0.5 से हमारे पास आंसर 0.5 आ रहा है, 1.2 से 0.2, 1.7 से 0.7। तो ये सारी माइनस वाली वैल्यूज़ आप पुट कर लें चाहे पॉजिटिव वाली वैल्यूज़, आपके पास आंसर ये आ जाएंगे। अब अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास आंसर 0 आ सकता है, क्योंकि हमने 0 पुट करके देखें, ये देखें 0 पुट करके देखा तो 0 आया। इसके बाद हम पॉजिटिव नंबर्स पुट कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स पुट कर रहे हैं डेसिमल्स वाले, लेकिन आंसर हमारे पास 1 से बढ़ नहीं रहा, 1 से नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये जो आंसर हमारे पास आएगी रेंज इसकी वो 0 से 1 के बिटवीन होगी, यानी कि वाई एक्सिस पर इससे आगे रेंज हमारे पास जो ग्राफ है वो जाएगा ही नहीं। तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं तो देखें जी हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है। हमने 1 पुट किया तो आंसर यहाँ पे 0 आया था, तो हमने इधर ही पुट कर दिया।
-2 पुट किया तो आंसर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 0 0 आंसर आ रहे थे। तो ये सारे एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहे थे। इसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पर जब -0.5 पुट करेंगे, यहाँ पर से -0.5 पुट करेंगे तो y का आंसर भी 0.5 आएगा। तो यहाँ कहीं पे वो जाके मैच कर जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर नुक्ता। इसी तरह यहाँ से कोई नंबर उठेगा तो यहाँ से कोई नंबर उठेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नंबर आया तो यहाँ पे नंबर आ गया y का आंसर, यहाँ से नंबर आएगा तो यहाँ पे आंसर आया। यानी कि तमाम वैल्यूज़ जो है हमारे पास एक फंक्शन बनेगा, जिससे हमारे पास ये जो मैंने आपको हल्के हल्के लगाए लाइंस लगाई हुई ना, यहाँ पे ये सारे के सारे फंक्शंस में इंक्लूड हैं। बस ये जो मैंने लाइंस जो हैं हाईलाइटेड कर दी है ना, ये 7 लाइनें हाईलाइटेड करती हैं, वो ग्राफ का बता रहे हैं कि ग्राफ बनेगा किस तरह। इसके अलावा इसमें ये सारे के सारे लाइंस आएंगे, ये कोई भी लाइन बचेगी नहीं, ये सारे के सारे ग्राफ में आएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये सारी लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 0.5 के लिए भी लाइन आएगी, 0.1 के लिए भी, 0.2 के लिए भी, 0.001 के लिए भी लाइन आएगी, ग्राफ बनेगा। फिर 2.5 के लिए भी ग्राफ बनेगा, 2.00007 के लिए भी ग्राफ बनेगा। ठीक है ना बच्चे, तो आपको ये सारी लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ 7 से 8 लाइनें लगा लें, जो आपको 3 इधर से 3 इधर से और एक 0 वाली लाइन। ओके, ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।